पूजनीय गुरुदेव एवं परम वंदनीय माता जी को नमन करते हुए मैं डॉक्टर जया आनंद ज्ञान सभा के इस 64वें एपिसोड में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। जैसा कि परंपरा रही है, हम अपने कार्यक्रम का शुभारंभ गायत्री मंत्र से करते हैं। तो मेरे साथ एक बार आप सभी अपने मन में गायत्री मंत्र बोलेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अखिल विश्व गायत्री परिवार अध्यात्म और समाज को तो लेकर चलता ही है, साथ ही पर्यावरण के प्रति भी बहुत सजग रहा है। इसके अनेक इनिशिएटिव्स हैं, जैसे गवर्नमेंट के साथ मिलकर गंगा नदी की सफाई हो, स्कूलों की, तीर्थ स्थलों की, रेलवे स्टेशंस की, सी बीचेस की साफ सफाई, जन्म दिवस, विवाह उत्सव, कितने ही जो शुभ अवसर हैं उसमें वृक्षारोपण के कार्यक्रम को प्रोत्साहित करना। टिटवाला उपवन जहां पे महाराष्ट्र गवर्नमेंट के साथ मिलकर अरुण भाई पटेल के संरक्षण में 1 लाख से ऊपर वृक्षों का वृक्षारोपण करना, ऐसे अनेक सारे कार्य हैं जिसमें अखिल विश्व गायत्री परिवार आगे से आगे रहा है। और आज इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए पर्यावरण के प्रति जागरूक करने के लिए, समाज को जागरूक करने के लिए हम लेकर आए हैं ग्रीन क्रेमेशन का कॉन्सेप्ट, जिसकी नींव रखने वाले हैं, जिसकी शुरुआत करने वाले हैं श्री विजय लिमये जी। विजय लिमये जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। श्री विजय लिमये, धन्यवाद। मैं अपने सभी परिजनों को आपका एक संक्षिप्त परिचय देना चाहूंगी। श्री विजय लिमये जी यूं तो पेशे से इंजीनियर हैं, लेकिन वो एक पर्यावरणविद के रूप में खासे विख्यात हो चुके हैं अपने कार्य से। इस समय वो जो एक कॉन्सेप्ट लेकर आए, ग्रीन क्रेमेशन कॉन्सेप्ट, ये बिल्कुल नया कॉन्सेप्ट है और जिससे उन्होंने कितने ही वृक्षों का संरक्षण किया, कितने ही वृक्षों को बचाया। पिछले वर्ष उन्होंने 10,000 से ज्यादा वृक्षों का संरक्षण किया है और उनके इस कार्य की सराहना हमारे पीएम मोदी ने भी की। अभी जैसा कि आपने वीडियो जो देखा उसमें भी बताया गया कि हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने आपकी बहुत प्रशंसा की, इस कार्य की बड़ी सराहना की है। तो और इस समय विजय लिमये जी इको फ्रेंडली लिविंग फाउंडेशन से, आपका जो एनजीओ है वो इको फ्रेंडली लिविंग फाउंडेशन है। ऐसे विजय लिमये जी से हम बातचीत करेंगे, विस्तार से ग्रीन क्रेमेशन कॉन्सेप्ट के बारे में हम जानेंगे। तो विजय लिमये जी, आपका हार्दिक स्वागत। आप अपने कार्य के विषय में विस्तार से हमारे परिजनों को, हमारे श्रोताओं को बताइए। आपका स्वागत है विजय लिमये जी। धन्यवाद। दिया मुंबई और गायत्री परिवार के सभी श्रोता वर्ग को मेरा हार्दिक नमन। ये मंच पे मुझे बुलाया, इसके लिए मुझे बहुत खुशी हो रही है। इस माध्यम से मैं आपके साथ जुड़ गया हूँ, इसकी भी मुझे बहुत खुशी है। तो मैं ये काम जो कर रहा हूँ और वो काम सब लोगों को अच्छा लग रहा है और उसके वजह से इसका विस्तार भी अच्छी तरह हो रहा है। तो ये सब देखकर मुझे भी खुशी हो रही है कि लोगों के मन में एक भावना है, निसर्ग जो है या हमारा नेचर, एनवायरनमेंट, उसके लिए, लोगों को बचाने के लिए लोगों की बहुत इच्छा है। पर कुछ कारणवश जो सर्कमस्टेंशियल उनको जो प्रॉब्लम्स आते हैं उसके वजह से वो उनको कई बार इच्छा होने के बावजूद भी वो पॉसिबल नहीं हो रहा है। तो ये जो मैं अभी आपके साथ जो कुछ शेयर करना चाहता हूँ, तो उसमें एक कड़ी मेरी भी है कि जहाँ मुझे भी एक समय ऐसा आया था कि जहाँ मुझे मैं दिक्कत में आ गया था कि अरे मैंने भी तो एक गलती की है, और वो गलती सुधारने के लिए मैंने अगले 10 साल बिताए और आज मुझे ये खुशी हो रही है कि मेरी जो गलती है वो गलती से सीख लेके मैंने ये 10 साल में कई वृक्षों को बचाया हुआ है।
जैसे पहले वीडियो में दिखाया था, मैं मेरा जो कार्य शुरू हुआ था, उसका प्रारंभ ऐसे हुआ था कि मेरे पिताजी का देहांत हुआ 2010 में, और उसके उनका अंतिम संस्कार जो है वो मुझे लकड़ी का प्रयोग करके करना पड़ा था। और ये जो लकड़ी का प्रयोग करके अंतिम संस्कार उनके हुए थे, उसके बाद मुझे हलचल हुई थी, मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। ऐसा लग रहा था गलती की है, पर्यावरण के प्रति ने कोई गुनाह किया है। तो फिर मैंने सोचा पेड़ ही नहीं लगाया है तो मुझे कोई पेड़ काट के अंत्य विधि में इस्तेमाल करने का कोई अधिकार तो है नहीं। ये तो बात ऐसी है कि अगर हम पैसे कमाए नहीं है तो हमें पैसे खर्च करने का कोई अधिकार नहीं है। तो उसी तरह अगर मैंने पेड़ लगाया ही नहीं है तो फिर मुझे वो काट के अंतिम विधि करने के लिए इस्तेमाल करना ये सरासर अन्याय था, और पर्यावरण के लिए ये मेरे तरफ का गुनाह हो गया था। तो उसके ऊपर काफी मैं मायूस हो गया था, और मैंने फिर उसके ऊपर ये अध्ययन शुरू कर दिया था कि हमारी हिंदू संस्कृति क्या है, और हम मतलब हिंदू संस्कृति में क्या किस तरह से अंत्यविधि किया जाता है, किस तरह से होना चाहिए। तो उसके लिए अलग-अलग मैंने किताबें पढ़ी थी। तो उसमें मुझे सभी में एक कॉमन फैक्टर ये पता चला मुझे, ये कि हमारे जो अंत्यविधि है वो अग्नि का इस्तेमाल करते हैं, मतलब अग्नि दहन करना है। हिंदू, बौद्ध, सिख और जैन, ये चारों धर्म जो भारत भूमि में जिनका उदय हुआ है, तो ये चारों धर्म में एक कॉमन फैक्टर है, वो ये है कि इनमें जो अंत्य संस्कार है वो अग्नि का प्रयोग करके किया जाता है। मतलब उनको शरीर को अग्नि को दिया जाता है, अग्नि में उसका हवन किया जाता है। तो उसके वजह से क्या है कि मैंने ये बुक्स में पढ़ा था कि हमें अग्नि की जरूरत है। वो अग्नि कैसे मिलना चाहिए इसका कोई जिक्र हमारे बुक्स में नहीं है। तो फिर मैंने ये किया कि अगर अग्नि में ही अगर हमारा शरीर अगर देना है, जैसा होम हवन में करते हैं वैसा, तो फिर हम लकड़ी का प्रयोग क्यों कर रहे हैं? हम लकड़ी को विकल्प के तौर पे हम दूसरा कुछ तो दे सकते हैं। तो कई जगह पे मैंने उसके लिए गोबरी या कंडे जो बोलते हैं, तो उसका इस्तेमाल करने के लिए लोगों को कहा था। पर 2-3 साल काफी अच्छी तरह उसका इस्तेमाल हुआ है। पर क्या है कि हमारे यहाँ पे गोधन ज्यादा नहीं है, गाय ज्यादा नहीं होने के कारण पर्याप्त मात्रा में हमें गोबर मिल नहीं सकता है, और उतने ही मतलब क्वांटिटी में अगर हमें ये गंडे या गोबरी अगर इस्तेमाल करनी है तो वो मिल नहीं सकती है। तो ये जब मुझे पता चला, तब मैंने फिर और कोई अल्टरनेटिव मिल सकता है क्या उसके लिए, तो उसके ऊपर मैंने फिर वापस अध्ययन शुरू कर दिया था। तो हुआ था ऐसा कि मैं एक बार यहाँ से भंडारा नाम का एक जिला है, यहाँ से डिस्ट्रिक्ट प्लेस है, वहां पे जा रहा था। तो मैंने जाते समय बीच में रास्ते में दोनों तरफ, रास्ते के दोनों तरफ जो खेती थी, वो खेती में किसान उनकी जो पराली है वो जला रहे थे, और वो मैंने देख लिया कि अरे ये तो पराली जला रहे हैं। एकदम मुझे स्ट्राइक हो गया कि अगर ये लोग बिना वजह अगर पराली जला रहे हैं तो क्यों ना हम यही पराली का इस्तेमाल करके अगर हम कुछ ईंटें जैसे बनवाएंगे, और वो ईंटों का अगर हम अंत्य विधि के लिए अगर इस्तेमाल करेंगे तो हमारे पेड़ भी बच सकते हैं और किसान को 2 पैसे भी मिल सकते हैं। ये बेसिक कॉन्सेप्ट मेरे दिमाग में आ गया, और मैंने फिर उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट करना शुरू कर दिया। करीब 2-2.5 साल मुझे लगे उसमें प्रॉपर प्रोडक्ट तैयार करने में, और वो प्रॉपर प्रोडक्ट बनने के बाद फिर उसके ऊपर काफी सारे ट्रायल्स लेके मैंने फिर एक सक्सेस, मतलब एक दिन मुझे अच्छी तरह उसके ऊपर सक्सेस मिल गया, और फिर उसके बाद मैंने हमारे जो नगर निगम है, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, उनके यहाँ पे ये प्रस्तुत कर दिया, और उनको ये समझाया मैंने कि क्या किया है और किस तरह से ये अच्छा है। तो उस समय के जो मेयर थे उनको भी ये अच्छा लगा, और उन्होंने नागपुर में
ये प्रथा शुरू करने का मुझे परमिशन दे दिया। और ये बात करीब 5 साल पहले की बात है। तो 5 साल से आज तक हमने मोक्ष काष्ठ नाम की लकड़ी के ऊपर लोगों के अंतिम संस्कार करने की प्रथा नागपुर में शुरुआत कर दी थी। और उसके वजह से आज के तारीख में अगर हम गिनना चाहेंगे तो करीब करीब 35,000 लोगों का अंतिम संस्कार हमने पिछले 5 साल मोक्ष का इस्तेमाल करके किया हुआ है। एक्सक्यूज मी, सबको आवाज सुनाई दे रहा है? हेलो जी, आ रही आवाज। आ रही है ना? ओके फाइन। मैं बात कर सकता हूँ ना अभी? जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। या तो ये मोक्ष काष्ठ क्या होता है, ये मैं आपको समझाना चाहता हूँ। आमतौर पे किसान जब खेती में फसल उगाता है और फसल लेने के बाद उसके पीछे उसकी पराली बच जाती है, और आमतौर पे ये पराली जो है वो किसान जला देता है। और पूरे हिंदुस्तान में अगर कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक जहां भी जाएंगे हमें ये दिखाई देता है कि किसान पराली जला रहा है। और पंजाब और हरियाणा में हर साल वो जलाते हैं, उसका धुआं जो है वो दिल्ली में आने की वजह से दिल्ली की हवा बहुत प्रदूषित हो जाती है, ऐसा लोगों का कहना है। तो बात सिर्फ दिल्ली से सीमित नहीं है, ये पूरे देश में फैला हुआ है धुआं, और हर शहर के आसपास जितनी भी खेती है वहां पे ये जलाया जाता है। तो आज के तारीख में मैं दावे के साथ ये कह सकता हूं कि हमारे नागपुर के आसपास जो खेती है वहां पे इस तरह से पराली अभी नहीं जलाई जाती है, और किसान हमें वो पराली बेचते हैं, और वही पराली से हम ये आज के तारीख में मोक्ष काष्ठ बनाते हैं। हमारे यहाँ से नागपुर से करीब 45 किलोमीटर पे फैक्ट्री है, और वहां पे हम ये मोक्ष काष्ठ बनाते हैं। तो ये किसान के पास से कैसे निकाला जाता है, कैसे लिया जाता है, उसका एक छोटा सा वीडियो है, वो हम लोगों को उसको दिखा सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। ये जो अभी दिख रहा है हमें, हाँ ये हमें दिखाई दे रहा है कि ट्रैक्टर से हम पूरी पराली निकाल रहे हैं। ये पराली निकाल के ये पूरी पराली एक जगह पे इकट्ठा की जाती है, और उसको वो पराली को छोटे छोटे टुकड़ों में उसको परिवर्तित किया जाता है। ये टुकड़े जो रहते हैं वो 5-6 mm के साइज के रहते हैं, और उसमें उसको क्रश करके फिर बड़े भरा जाता है, और फिर वहां से वो पराली हम हमारे फैक्ट्री लेके जाते हैं। अच्छा, ये पराली सब इकट्ठा कर ली गई है। इसको सर कैसे कंप्रेसर में डाल के छोटा छोटा करते हैं? हाँ, ये वीडियो जो है यहाँ पे देख लीजिए, ये पूरी पराली हमारे यस ये इकट्ठा कर ली गई है। ये पूरी हम दे रहे हैं, ये है कपास है। जैसे हम कपास, तो उसके बाद ये पूरा पेड़ बच जाता है, और ये पूरा पेड़ सूख जाता है। फिर सूखने के बाद उसको जमीन से निकाला जाता है। तो इस तरह से हम इसको क्रश करके ट्रैक्टर में भरते हैं, और मतलब ट्रैक्टर से क्रश किया जाता है, और उसको ट्रक में लोड करके पूरा मटेरियल फैक्ट्री में आ जाता है, और फैक्ट्री में उसके मोक्ष काष्ठ नाम की ईंटें बनाई जाती है। और यही ईंटों के ऊपर अंत्य विधि करने का रिवाज नागपुर में शुरू हुआ है। अब मैं कुछ देश में, हाँ ये जो हम अभी देख रहे हैं, ये जो एक हमने पिंजरा बनाया हुआ है, जो केज बोलते हैं इसको, और ये केज के अंदर ये मोक्ष काष्ठ जमाया हुआ है, जिसके ऊपर अभी जो नीचे जो उसकी परत लगाई हुई है, और उसके ऊपर डेड बॉडी रखी जाती है, और डेड बॉडी रखने के बाद उसके ऊपर फिर मोक्ष काष्ठ जमाया जाता है, ताकि वो बॉडी पूरी तरह से ढक जाए मोक्ष काष्ठ से। इसका फायदा अभी ऐसा हम देख रहे हैं कि अंतिम संस्कार का कार्य शुरू किया गया और अगली है, और हमारे देश में करीब 35 किया जाता है इस तरह से लकड़ी का प्रयोग करके हर रोज। और अगर साल का अगर हम गिनती करते हैं तो साल में करीब 90 लाख लोगों का अंत्यविधि हो जाता है लकड़ी का प्रयोग करके, और उसके लिए हमें करीब करीब 1,60,00,000 पेड़ काटने पड़ते हैं हर साल, 1,60,00,000।
अगर हम जंगल की तुलना करेंगे उसके साथ, तो हमें ये दिखाई देगा करीब करीब 100 स्क्वायर किलोमीटर का बराबरी का जंगल हम हर साल केवल अंत्य संस्कार के लिए काटते जा रहे हैं। और ये जितने भी पेड़ काटे जा रहे हैं, वो सभी पेड़ यहाँ के नेटिव ट्रीज है। नेटिव ट्रीज मतलब यहाँ के लोकल जो पेड़ रहते हैं, जैसे वर्ड, पीपल, बरगद, इस तरह के जो पेड़ रहते हैं, कड़ू नीम है, तो इस तरह के पेड़ों को ही इस्तेमाल किया जाता है। जो विदेश से जो आए हुए पेड़ हैं, उनकी लकड़ी इसके लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो लकड़ी है वो बहुत जल्दी जल जाती है और बॉडी अच्छी तरह उसमें नहीं जलती है। तो हमारा देश आज हम जो देख रहे हैं कि हमारे यहाँ पे जो विनाश हो रहा है, वो हमारे जो नेटिव ट्रीज काटने की वजह से हो रहा है। तो हर साल अगर हम इस तरह से 100 स्क्वायर किलोमीटर के बराबर का जंगल अगर सिर्फ अंत्यविधि के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ये पर्यावरण की बहुत बड़ी हानि है। ऐसा है कि हमारा जो धर्म है, हिंदू धर्म, या हिंदू धर्म के साथ साथ जो जैन, बौद्ध और सिख, ये धर्म, तो हमारे धर्म में प्रकृति को बहुत इंपॉर्टेंस दिया गया है। और हमारे जितने भी फेस्टिवल्स हैं, वो सब प्रकृति से रिलेटेड है, चाहे कोई भी उसका है। तो हमने उसमें प्रकृति को बहुत मतलब सेंटर में रखा हुआ है। पर जाने अनजाने में हम ये नहीं मतलब हमें समझ में नहीं आ रहा है कि हम प्रकृति का अगर हम एक तरफ हम आदर करते हैं और दूसरी तरफ हम अंतिम संस्कार के लिए पेड़ काट के हम प्रकृति का विनाश करते जा रहे हैं। तो ये बहुत बड़ा विरोधाभास हमारे सामने हमें दिखाई दे रहा है। तो कहीं ना कहीं हमें इसको रोकना है। और ये जो प्रक्रिया है अंत्यविधि, पर्यावरण पूरक अंत्यविधि, जिसको हम ग्रीन क्रिमेशन बोलते हैं, तो ये पूरे देश में लागू होना चाहिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा हमारे पेड़ बच जाएं और हमारी जो आने वाली पीढ़ियां हैं उनको एक हरी भरी दुनिया देखने के लिए मिलेगी, ना कि हम बंजर और जैसा रेगिस्तान जैसा हमारा देश ना बनने के लिए हमें ये कोशिश करनी चाहिए कि हमें ज्यादा से ज्यादा पेड़ों को बचाना है। हम पेड़ तो लगाते हैं, हर साल हम देख रहे हैं कि लोग पेड़ लगाते हैं। गवर्नमेंट ने भी उसके ऊपर काफी सारे इनिशिएटिव लिए हैं पेड़ हर साल लगाने के लिए, पर पेड़ बचाने के लिए कोई सोच नहीं रहा है। सब लोग यही बोलते कि हम इतने पेड़ लगाए, उतने पेड़ लगाए। पर मैं हर व्यक्ति को, हर देश के नागरिक को मेरी विनती है कि अगर आपके अड़ोस पड़ोस के, आपके घर में किसी का भी अंत्यविधि हो जाता है और अंतिम संस्कार करने का अगर समय आ जाता है, तो आपको कृपया लकड़ी का प्रयोग नहीं करना है। उनको समझाना है कि हमें लकड़ी का प्रयोग नहीं करना है। हम एक तो मोक्ष काष्ठ इस्तेमाल करेंगे या गोबरी या कंडों का इस्तेमाल करेंगे, तो उससे उनको 2 पेड़ बचाने का पुण्य मिल जाएगा। इस तरह से ये काम हो जाता है। आज नागपुर शहर जो है, ये एकमात्र शहर है पूरे देश में जहां पे आज के तारीख में मोक्ष काष्ठ का बड़े पैमाने पे इस्तेमाल हो रहा है। हमारे यहाँ पे 6 शमशान घाट है जहां पे ये अंत्यविधि होती है। यहाँ पे इसके ऊपर मोक्ष काष्ठ के ऊपर 2020-21 ये फाइनेंशियल ईयर जो बोला जाता है, वो फाइनेंशियल ईयर में हमने 5000 से भी ज्यादा मृतदेहों का अंत्यविधि हमने मोक्ष काष्ठ का इस्तेमाल करके 10,000 पेड़ों को जीवदान दिया हुआ है। और ये साल मतलब 21-22 ये साल में अप्रैल और मई 2 महीने में हमने 2500 मृतदेहों का अंतिम संस्कार किया हुआ है। डेड बॉडीज का अंत्यविधि हमने मोक्ष काष्ठ का इस्तेमाल करके किया हुआ है। और इस साल में शुरुआत में ही हमने 5000 पेड़ों को जीवदान दिया हुआ है। और कुल मिला के हमने पिछले 2 साल में अभी तक 15,000 लोग पेड़ों का जीवदान दिया हुआ है। और पिछले अगर 5-6 साल का अगर हिसाब निकालेंगे, तो मैंने आपको पहले ही बता दिया था, हमने करीब 35,000 लोगों मृतदेहों का अंतिम संस्कार करके करीब 60 से 70,000 पेड़ हमने बचाए हुए हैं। तो सभी लोगों को एक विनंती है, मेरी प्रार्थना है सबको, कृपया हम हमारी सृष्टि बचाने के लिए हमारा उत्तरदायित्व है कि हमारी सृष्टि बचानी चाहिए हमको। और अंत्यविधि करने के लिए हमें लकड़ी का इस्तेमाल नहीं करना है।
अगर हम नहीं करेंगे इस्तेमाल तो ही पेड़ बच जाएंगे, क्योंकि हम अगर इस्तेमाल ही नहीं करेंगे तो फिर कोई काट के वो लकड़ी शमशान घाट पे पहुंचाएगा नहीं। इस तरह से हमारा कार्य चल रहा है। नागपुर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की तरफ से मुझे बहुत बड़ा सपोर्ट मिल रहा है इसके अंदर, और लोकल लोगों का भी बहुत बड़ा सपोर्ट है नागपुर में। तो शायद कुछ साल के बाद पूरे देश में इस तरह से ये एक मुहिम शुरू हो जाएगी, और पूरे देश में हम ये देखेंगे कि सब जगह पे मोक्ष काष्ठ का ही इस्तेमाल किया जाएगा। मुझे आपके साथ इंटरेक्शन करने के लिए, देने के लिए, परमिशन देने के लिए बहुत बड़े मैं सभी का धन्यवाद कर देता हूँ। और दिया मुंबई जो आपका चैनल है, उसके माध्यम से मैं काफ़ी लोगों के साथ पहुँच गया हूँ, और मुझे लगता है कि सब लोगों को मेरी बात अच्छी तरह समझ में आ गई होगी, और मैं इसके लिए दिया मुंबई का धन्यवाद अदा कर देता हूँ। नमस्ते। नमस्कार, धन्यवाद विजय लिमे जी। सर, आपने बहुत ही अच्छे तरीके से और विस्तार से बताया इस ग्रीन क्रिमेशन के बारे में। वाकई में बहुत सारे लोग अनभिज्ञ थे इस कॉन्सेप्ट के बारे में, बहुत सारे लोग जानते ही नहीं थे, और अनजाने में ही वो कितना, मुझे लगता है कि वो पर्यावरण की बातें तो करते थे, लेकिन शायद ये जागरूकता उनके अंदर थी नहीं कि अंतिम संस्कार में वो 2 वृक्षों को काट रहे हैं और अपने पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रहे हैं। अनजाने में ही शायद उन्हें ये पता भी नहीं था, और आपने ये बड़े अच्छे, आपने सोचा, और न केवल सोचा बल्कि उसको क्रियान्वित किया और लोगों तक पहुंचाया। और आज दिया के माध्यम से आपकी बात हजारों लोगों तक पहुंची होगी निश्चित रूप से। आपने बड़े विस्तार से बताया, और एक-एक बात जो ऐसा लगता है कि हमें अपने जीवन में उतारनी चाहिए। जो आपने बताया कि पिछले जो 2 महीनों में आपने 2500 लोगों का जो है अंतिम संस्कार इस मोक्ष काष्ठ से किया, और इसके द्वारा आपने लगभग 5000 पेड़ों का संरक्षण किया है। और जो आपने ये मतलब हम सोच नहीं पाते थे कि एक पूरा का पूरा जंगल हम काटते चले आ रहे हैं। 1 वर्ष में पूरा जो 100 स्क्वायर फीट का जंगल हम काट देते हैं, ये हम इस बात से अनभिज्ञ थे। वाक़ई में ये हमें पता ही नहीं था कि इतना हमसे नुकसान हो जा रहा है। तो इसके ज़रिए, अंतिम संस्कार के ज़रिए हम जीवन में तो कुछ करें, लेकिन जाने के बाद भी इस पर्यावरण को देते जाएँ, ये विचार आपने दिया। तो और उस विचार को बहुत लोगों तक पहुँचना चाहिए, सिर्फ नागपुर तक ही नहीं सीमित रहे वो विचार। लेकिन मेरे मन में एक प्रश्न आ रहा है पूछिए। कि हाँ, ये जब भी कोई नया जो कार्य हम शुरू करते हैं, वो उसमें वो कार्य शुरू करने में कुछ ना कुछ जो सामाजिक दबाव, और खासकर जब परंपरागत चीजें जो चली आ रही होती हैं, तो वो एक सामाजिक दबाव आता है कि नहीं, जिस प्रकार से, जिस प्रक्रिया से चली आ रही अंतिम संस्कार की प्रक्रिया, उससे अलग हटके कुछ करना। तो आपको इस तरह का सामाजिक दबाव नहीं झेलना पड़ा क्या? हाँ, बिल्कुल अच्छा सवाल है आपका। शुरुआत में मुझे ये झेलना पड़ा था, फिर मैंने लोगों को समझाया उसके लिए। मैं हर रोज शमशान घाट में जाके लोगों को समझाता था कि देखिए, हम पेड़ तो नहीं लगा रहे हैं, तो अगर पेड़ नहीं लगा रहे हैं तो हमें पेड़ काटने का तो अधिकार है ही नहीं। एक बात ये है। दूसरी बात मैं लोगों को कहता था कि देखो, लकड़ी का प्रयोग करना है तो ये भी तो एक तरह की लकड़ी ही है, जिसके ऊपर हम अंतिम संस्कार कर सकते हैं। तो लकड़ी की प्रॉपर्टीज, मतलब पेड़ से काटने के बाद जो लकड़ी मिलती है उसकी प्रॉपर्टीज और हमारी ये लकड़ी की प्रॉपर्टीज बिल्कुल सेम है, कोई फर्क नहीं है। सिर्फ इतना ही है कि उसका रूप अलग है। तो मैं लोगों को कभी-कभी ये कहता था कि देखो, अगर हम एक कोई बिस्किट है, और वो बिस्किट अगर हम मतलब रेक्टेंगुलर है, वो अगर सर्कुलर बना दिया तो उसका टेस्ट तो नहीं बदलेगा ना। जी, तो सेम ही है। एक प्रश्न आया है कि ये जो ब्रिकेट्स जो आपने मोक्ष काष्ठ है, और लकड़ियों की तुलना में इनकी लागत में कैसा अंतर है, इसके मूल्य में दोनों में क्या डिफरेंस रहता है, किस तरह से जो है वो सस्ता है या महंगा है, आप कैसे बताएंगे इसको? दोनों का रेट सेम ही है। मतलब आम तौर पे 2500 से 2700 रुपए
रुपए खर्चा आता है लकड़ी के ऊपर अंतिम संस्कार अच्छा। करने के। हाँ, तो हाँ, इसका भी करीब-करीब उतना ही खर्चा आता है, 2400-2500 तक का इसका खर्चा आता है। मतलब वो अच्छा। दोनों का कॉस्टिंग बराबर है, महँगा नहीं है। कॉस्टिंग बराबर है। अच्छा, अच्छा, कोई कॉस्ट में डिफरेंस नहीं है। अच्छा, नहीं। एक और ये प्रश्न है कि क्या मतलब इससे जो है ये जो मोक्ष काष्ठ से क्या ये पॉल्यूशन इससे नहीं होगा अंतिम संस्कार की क्रिया में? इसमें किस तरह से इसको करते हैं? हाँ, ऐसा है, देखिए, हम साँस लेते हैं तो भी पॉल्यूशन हो रहा है। तो हम हमारी साँस को बंद नहीं कर सकते ना। जी, जी, जी। वैसे ही है, अगर एक बात हम मान लेते हैं कि अगर हमने इसकी जगह पे लकड़ी का प्रयोग किया, जो आमतौर पे हुँ। चल रहा है, तो अगर लकड़ी जला रहे हैं तो प्रदूषण हो रहा है और साथ में पेड़ भी तो कट रहे हैं और वहाँ पे जी, किसान पराली को जला रहा है ना? जी। तो 3 मतलब कैसा है कि 3 हमारे सामने प्रॉब्लम्स है। एक प्रॉब्लम तो ये है कि किसान भी तो पराली जला रहा है, इधर लकड़ी काट के लकड़ी जलाने से प्रदूषण हो रहा है और जो लकड़ी कार्बन डाइऑक्साइड सोखने वाली है, उसको हमने काट दिया है। तो इसका मतलब है कार्बन डाइऑक्साइड का कॉन्संट्रेशन हवा का बढ़ते जा रहा है, जी, राइट? जी। अगर हमने पराली को इसमें कन्वर्ट कर दिया, तो हमारे पेड़ बच रहे हैं और जी, बिल्कुल। वैसे कि अगर पराली को नहीं लेते तो किसान जलाने वाला था। हुँ, तो हुँ, हुँ। वहाँ पे जलाने के बजाय हम इसको शमशान घाट पे जला रहे हैं और जो भी कार्बन डाइऑक्साइड उसमें से निकल रहा है, वो बचाए हुए हमारे जो पेड़ हैं, वो उसको एब्ज़ॉर्ब कर रहे हैं। उसको एब्ज़ॉर्ब कर लेंगे। बिल्कुल सही बात कही आपने कि वो जो पॉल्यूशन है वो उसकी तुलना में काफ़ी कम है और वो जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो वृक्ष हमारे अवशोषित कर लेंगे क्योंकि हमने उतने वृक्ष बचा लिए। बचा अ, लिए हैं। आज जैसे बिल्कुल, मैं बोला कि सही मैंने पिछले साल में 10,000 पेड़ बचाए, तो वो जी, 10,000 पेड़ तो अभी निरंतर कार्बन डाइऑक्साइड एब्ज़ॉर्ब करने वाले हैं। जी, बिल्कुल, बिल्कुल। बिल्कुल सही कहा आपने। तो इसीलिए ये बहुत आवश्यक है, ये सोच आपकी, ये ग्रीन क्रीमेशन का कॉन्सेप्ट। एक और प्रश्न है कि इसके ज़रिए जो है ये एम्प्लॉयमेंट को भी कैसे ये बढ़ावा मिल सकता है इसके ज़रिए कि ये जो मोक्ष काष्ठ बनवाकर आप उसको सेल करें इसको, यस, तो किस तरह से एम्प्लॉयमेंट बढ़ सकता है? बहुत अच्छा सवाल है ये। फाइनेंशियल इम्प्लीकेशन ऐसी है उसकी, अ, आज हम लोग जो काम कर रहे हैं, मैंने पिछले फाइनेंशियल ईयर में 1300 टन ये एग्रीकल्चरल वेस्ट जो है उसका ब्रिकेट में कन्वर्ट करके उसका इस्तेमाल किया था 1300 टन्स और उसमें से उसके वजह से किसानों को हमने 25 लाख रुपए आमदनी करके दे दी है। अरे वाह! मतलब किसानों के तरफ से हमने ये 1300 टन परचेस किया था, तो उसमें से उनको 25 लाख रुपए मिल गए हमारे तरफ से, अरे वाह! हमने खरीदी, राइट? मतलब किसान को तो ऐसे मिल गए उसके वजह से। आमतौर पे वो हुँ। तो जलाने ही वाला था, तो हाँ, उसकी उसके जगह लिए पे तो वो उसको 2 वेस्ट ही था। पैसे, हाँ। हाँ, उसमें से 2 पैसे मिल गए, एक। दूसरी बात ये है कि उसका जो खेत है, वो खेत भी साफ हमने ही करके दिया, क्योंकि हमारा ही ट्रैक्टर लग गया, हमने ही ये किया। हुँ, हुँ, हुँ। अगर हम नहीं कर लेते थे तो उसको ये सब खर्चा करना पड़ता था साफ करने के लिए, वो भी जी, हो गया। बिल्कुल। हमारे फैक्ट्री में आज के तारीख में ये मोक्ष कास्ट बनाने के लिए हमने 20 लोगों को एम्प्लॉयमेंट दी है, अच्छा। फैक्ट्री वर्कर। मतलब हमारे एक फैक्ट्री की वजह से 20 लोगों को साल भर का रोजगार है और वो भी आमतौर पे गांव के लोगों को, क्योंकि शहर में तो हमारी फैक्ट्री रहती नहीं है। ये जो फैक्ट्री वो आमतौर पे हम खेती के आसपास ही बनानी पड़ती है, क्योंकि खेती से रॉ मटेरियल जाने वाला है ना वहाँ पे। हाँ, 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 तो बिल्कुल। उसका मतलब है कि गाँव के लोगों को रोजगार मिल रहा है, तो गाँव को लोगों को अगर रोजगार मिलेगा तो लोग गाँव छोड़ के शहर में नहीं दौड़ेंगे हुँ, रोजगार के हुँ, लिए। वहीं के ऊपर बिल्कुल। वहीं पे रोजगार मिल रहा है तो लोग ऑब्वियसली वहीं पे काम कर रहे हैं। तो आज मेरे फैक्ट्री में 20 लोग काम कर रहे हैं। उसके अच्छा। साथ-साथ मेरे ट्रांसपोर्टेशन का काम कर रहे हैं। वो किसान जो आपने जो फ़ोटो में दिखा था, मतलब वीडियो में देखा था, वहाँ पे जो पराली निकालने वाले लोग जो है वो अलग है। उनको एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है। बिल्कुल। हाँ, वो अलग है। तो इस तरह से कुल मिला के करीब
एक शहर के लिए हम 40 लोगों को रोजगार दिया है हमने, कुल मिला के। जी। देश का अगर हम बात करते हैं तो देश में कुल मिला के करीब 1 लाख लोगों को रोजगार मिल जाएगा। बहुत बहुत अच्छा सर, बहुत अच्छी बात आपने बताई। तो ये, लेकिन इसमें शुरुआत में कितना मिनिमम कैपिटल इसके लिए कितना चाहिए, अगर ये शुरुआत करना चाहते हैं तो मिनिमम कैपिटल? शुरुआत करना चाहते तो सबसे पहले तो ये कि करीब करीब आपको 2 एकड़ की जमीन लगेगी और करीब 40 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट करने पड़ेंगे उसमें। अच्छा। हाँ, 40 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट है। अच्छा, ठीक ठीक। तो आपने ये तो बताया कि एक प्रश्न आया था कि ये स्कीम किस तरह से फार्मर्स को हेल्प करेगी, तो आपने बताया ही कि जो है वो तो वेस्ट उनके लिए जा रहा था, उनको 25 लाख रुपए इससे उनको मिले, तो निश्चित रूप से ये स्कीम उनके लिए जो है वो बहुत ही फायदेमंद है। तो और भी प्रश्न है कि ये जो है मोक्ष काष्ठ और जो लकड़ी से जो अग्नि संस्कार होता है, इसमें मतलब टाइम समय बराबर ही लगता है या कम लगता है या ज्यादा लगता है अग्नि संस्कार के समय? दोनों का समय एक समान है, क्योंकि ये अच्छा। लकड़ी की प्रॉपर्टीज पूरी लकड़ी की तरह ही है ना, एक तरह की लकड़ी ही है। हाँ, एक प्रकार से लकड़ी ही है। अच्छा, ठीक तो ठीक। दोनों की प्रॉपर्टी सेम है, उसका ऐश भी वैसे ही बनने वाला है। जी। अच्छा, एक और प्रश्न आ रहा है कि फायरवुड, इलेक्ट्रिसिटी, एलपीजी, गैस एंड ब्रिकेट्स, इन सब में ब्रिकेट्स किस तरह से बेटर है? जो मोक्ष कास्ट वो किस तरह से बेटर है? ओके, अभी लकड़ी का तो मैंने ऑप्शन बता दिया कि लकड़ी कैसे अच्छी नहीं है, ये तो मैंने बता दिया। अभी जो आपके जो सेकंड ऑप्शंस थे, जो एलपीजी, गैस, इलेक्ट्रिसिटी, तो आज के तारीख में भी इलेक्ट्रिसिटी हम जनरेट कर रहे हैं, उसके लिए कोयला जला रहे हैं। देश में आज के तारीख में करीब 80% इलेक्ट्रिसिटी ये कोयला जला के आ रही है। तो अगर कोयले से ही अगर हम बिजली पैदा कर रहे हैं तो हम तो और भी ज्यादा पोल्यूशन कर रहे हैं, क्योंकि ये रिन्यूएबल सोर्स एनर्जी है नहीं। दूसरी बात गैस का है, गैस भी तो जमीन से निकल रहा है। जी, बिल्कुल। वो मतलब वो भी रिन्यूएबल सोर्स नहीं है। हाँ, वो भी सही सही कह रहे हैं। हाँ, वो भी प्राकृतिक सोर्स है और वो उसका जो है हनन हो रहा है निश्चित। हाँ, बल्कि मेरा जो सोर्स है वो रिन्यूएबल है, हर साल वो मिलने वाला है। जैसे किसान ने क्रॉप ले लिया, उसका रेसिड्यू निकलने वाला है, वो रेसिड्यू हर बार इस्तेमाल है। तो साल में अगर कोई भी किसान 2 या 3 क्रॉप्स ले रहा है साल के, तो वो 2 या 3 बार उसकी पराली हमें मिलने वाली है। अच्छा, एक और ये प्रश्न आ रहा है कि हाउ विल बी द लॉजिस्टिक ऑफ मेकिंग दिस इन वेरियस पार्ट्स ऑफ कंट्री एंड सप्लाई टू वेरियस म्युनिसिपल बॉडीज? किस तरह से जो है वो विभिन्न जो देश के विभिन्न क्षेत्रों में किस तरह से इस कार्य का जो है वो प्रचार प्रसार किस तरह से किया जा सकता है? म्युनिसिपल बॉडीज कैसे इसमें आगे आ सकती हैं? म्युनिसिपल बॉडीज को ही ये इम्प्लीमेंट करना है, तो उसके लिए उन्होंने शमशान घाट में एक्चुअली लोगों को ये अवेलेबल करके देना पड़ेगा, लोगों को उनका काम है। और एज फार एज लॉजिस्टिक्स इज कंसर्न, तो हर डिस्ट्रिक्ट में एक फैक्ट्री तो लगनी चाहिए इसकी। आज के तारीख में हमारे देश में करीब 450 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, तो 450 डिस्ट्रिक्ट्स में 450 फैक्ट्रीज तो लग सकती है अभी आज के तारीख में। इतना बराबर। और जो बड़े शहर है जैसे मुंबई है, दिल्ली है, जहाँ पे तो खेती है ही नहीं, तो उनको सप्लाई करना है तो वो भी ये छोटे गांव में से ही सप्लाई होगा। मतलब उसके लिए एडिशनल फैक्ट्रीज लगेगी, क्योंकि वहां पे बहुत ज्यादा है। तो मेरे ख्याल से जो स्टार्टअप इंडिया है वो मूवमेंट जो है वो काफी इससे उसको भी बढ़ावा मिलेगा निश्चित रूप से। ये टोटल जो है ना, ये टोटल 5,000 करोड़ की इंडस्ट्री है, इसका साल का टर्नओवर 5,000 करोड़ का हो जाएगा। मतलब 1 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा, 5,000 करोड़ का टर्नओवर इसमें से होने वाला है।
क्योंकि इसमें सिर्फ मेरी फैक्ट्री नहीं है, मतलब हमारे जो 40 वर्कर जो है वो नहीं है, इसका जो मशीन है वो 20 लाख का आता है। अच्छा, तो ओके। मशीन बनाने की फैक्ट्री लगानी पड़ेगी, वो ऑलरेडी जो है उनका प्रोडक्शन बढ़ेगा, उसकी मतलब वो मशीन बनाना है तो वहां पे 20-25 वर्कर्स होंगे, जी, उसके फोर्जिंग और कास्टिंग का अलग से ये बनाना पड़ेगा, उसके जो अलग अलग पार्ट्स है बनाने मशीन के, तो उसके लिए कास्टिंग की बड़ी बड़ी फैक्ट्री लगानी पड़ेगी। तो निश्चित रूप से म्युनिसिपल बॉडीज को, गवर्नमेंट को इस जो इनिशिएटिव है इसको आगे लेकर आना चाहिए निश्चित रूप से। अच्छा, ये एक और प्रश्न आ रहा है कि जो एवरेज जो ब्रिकेट्स हैं, जो मोक्ष कास्ट है, इसमें एक मतलब कितना जो है कॉप्स लग जाते, कितना जो है वो पराली वो लग जाती है बनाने में इसको? एक डेड बॉडी के लिए हमें 250 केजी लगता है, 250 केजी पराली लगती है। अच्छा, मतलब ब्रिकेट्स। अच्छा, 250 केजी करीबन, ठीक। और भी प्रश्न लकड़ी 300 केजी लगती है जी? लकड़ी 300 केजी लगती है। अच्छा, लकड़ी 300 केजी और ये लगभग 250 जो है 250 केजीज। 50 केजी का डिफरेंस होने की वजह से प्रदूषण की मात्रा भी 50 किलो से कम होगी निश्चित रूप से। और भी प्रश्न है हमारे साथ, कई लोग बहुत उत्सुक हैं और बड़ी उत्सुकता से वो पूछ रहे हैं कि उनको जो खासकर जो शहर के लोग हैं, क्योंकि अभी ये पॉपुलर सिर्फ अभी नागपुर और आसपास के क्षेत्रों में ही अभी ये प्रचलित है, ये ग्रीन क्रेमेशन की प्रक्रिया। तो उन्होंने पूछा है कि फॉर सिटीज डज इट मीन वी हैव टू सोर्स द ब्रिकेट्स रॉ मटेरियल फ्रॉम नियर बाय एरियाज एंड द मीन्स द कॉस्ट में इनसेंट? तो ये कैसे, मतलब उनको कैसे उपलब्ध हो सकता है अभी? अभी भी देखते हैं हम, मैं तो मेरे पास वो कैपेसिटी है कि मैं यहाँ से दिल्ली तक भेज सकता हूँ। ओके, अच्छा, शुरुआत में अच्छा, लोगों को एक आदत डलवाने के लिए। अच्छा, उनको यूपी और हरियाणा, पंजाब, वहां से जो ज्योग्राफिकली उनको बहुत नजदीक है, वहां से प्रोडक्ट आ सकता है। अच्छा, तो इस तरह से आपसे संपर्क करके ये मंगवाया जा सकता है इस समय। अच्छा, तो कैसे आप इनिशियल स्टेज पे मैं सपोर्ट कर सकता हूँ, लॉन्ग रन में उनको खुद का ही जनरेट करना पड़ेगा, रीजनरेट करना पड़ेगा। जी, बहुत बहुत बढ़िया। और मेरा एक कॉन्सेप्ट इसमें यही है कि जो शहर है उसके आसपास गांव से ही बन के वहां पे आना चाहिए, ना हाँ, कि ये आना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा। जो आसपास के क्षेत्र हैं, जो सिटीज के आसपास है, वहां अगर ऐसा रहेगा तो वो आसानी रहेगी। नहीं तो इसमें ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा बहुत हो जाएगा, एक तो ट्रांसपोर्टेशन बढ़ रहा है मतलब फ्यूल कॉस्ट बढ़ जाएगी जी, और वो प्रोडक्ट की कॉस्ट भी बढ़ जाती है उसकी वजह से। एक प्रश्न आ रहा है कि आप मतलब ये कैसे इंक्रीज हो, कुछ तो आपने सलाह दे दी, लेकिन अगर एक टिप्स में 5 सजेशंस आप बताना चाहें कि किस तरह से इस विचार को, ग्रीन क्रिमेशन को इसको बढ़ावा दिया जाए और एक एम्प्लॉयमेंट के स्तर पे भी इसको किस तरह से हम इंक्रीज कर सकते हैं, अगर आप 5 टिप्स, अगर आप सजेशंस आप बताएं तो बहुत और भी स्पष्ट हो जाएगा ये हमारे लिए और हमारे परिजनों के लिए भी। जैसे मैंने अभी बताया, एक तो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस को आपको प्रेशराइज करना पड़ेगा ये इस्तेमाल करने के लिए। दूसरा, गवर्नमेंट बॉडी को देना पड़ेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट को बोलना पड़ेगा कि आपके राज्य में इसका बड़े पैमाने पर इस्तेमाल होना चाहिए, लकड़ा बिल्कुल शमशान घाट पे जाना ही नहीं चाहिए। और एक बार जैसे ही डिमांड बढ़ जाएगी शमशान घाट पे, तो ऑटोमेटिकली मैन्युफैक्चरर्स तो अपने आप बनते जाएंगे। जी, बिल्कुल ऐसा है, क्योंकि लोगों को हर चीज में जिसमें पैसा दिखता है वहां पे लोग अपने आप दौड़ते हैं। हाँ, ये है कि उनको रोजगार भी मिल रहा है और पर्यावरण का संरक्षण भी हो रहा है, और मतलब कहते हैं स्वरोजगार, आत्मनिर्भर भारत भी बन रहा है एक तरह से। बिल्कुल बिल्कुल।
तो कई सारी चीजें इस विचार में हम समाई। कार्बन, इसमें से कार्बन क्रेडिट भी हमको मिल रहा है। जी, बिल्कुल। तो कई सारे जो है वो लाभ जो है वो एनवायरनमेंट से संबंधित और आत्मनिर्भरता से संबंधित, एम्प्लॉयमेंट से संबंधित जो है हमें बेनिफिट्स मिलते हैं इससे। प्रश्न तो बहुत सारे हैं, लेकिन जो है समय भी हमारे पास और बीच में वो नेटवर्क इशू भी हो गया, तो बाधा आई, लेकिन खैर हम फिर से जुड़ गए। तो सर, आपसे विजय जी, आपसे बहुत विनम्र आग्रह है कि पोस्ट पैंडेमिक के बाद आप शांति कुंज हरिद्वार आइए। वहाँ पे जो देव संस्कृति विश्वविद्यालय है, वहाँ आपको सादर आमंत्रित हम करेंगे, और वहाँ आकर आप अपने इस विचार को हमारे जो है सब परिजनों के बीच में बांटिए। और आज इस ज्ञान सभा के मंच से बहुत हजारों लोगों तक आपकी बात पहुंची है, और निश्चित रूप से ये सभी लोग अपने जीवन में अपनाएंगे, अपने परिवारों में और समाज में इसका निश्चित रूप से प्रचार प्रसार होगा। एक बहुत ही सुंदर कॉन्सेप्ट, बहुत अच्छा विचार, जिससे मैं भी अनभिज्ञ थी और हमारे बहुत सारे, मेरे जैसे बहुत सारे लोग अनभिज्ञ थे। तो बहुत ही अच्छा आपने एक विचार दिया। और ये ज्ञान सभा इसीलिए है कि विचार जो है, एक नए विचार लोगों तक पहुंचे, जिससे हमारा समाज और हमारा राष्ट्र, हमारा पर्यावरण सुरक्षित रहे। और बहुत सुंदर आपने विचार दिया। तो मेरे ख्याल से निश्चित रूप से हमारे जितने भी श्रोता हैं, हमारे परिजन, हमारे दर्शक, गायत्री परिवार से जुड़े हुए और जो अन्य लोग हैं, वो सभी लाभान्वित हुए होंगे और आपसे जुड़े रहेंगे। और चूंकि नागपुर और मुंबई की बात करें तो पास ही है, और कहीं किसी के यहाँ ऐसी परिस्थितियां आती हैं तो वो आपसे अभी संपर्क निश्चित कर ही सकते हैं। तो समय समाप्त हो रहा है आपका। बहुत बहुत मैंने और एक छोटा सा अभियान लिया है। हाँ हाँ अभी जी जी हाँ, बताइए। मृत्यु पश्चात ये पर्यावरण बचाने का जो मैंने अभियान लिया है, इसके साथ साथ मैंने अभी और एक अभियान लिया हुआ है कि जी आज के तारीख में मैंने ये देखा हुआ है, मेरे आसपास के पिछले 3 साल में मैंने देखा है कि 5 लोगों का हार्ट अटैक की वजह से निधन हुआ है। पिछले 3 साल में मैंने देखा है, और 5 लोगों की जो कॉमन प्रॉपर्टीज ये थी कि लोगों को इमरजेंसी सर्विस बहुत अच्छी तुरंत नहीं मिली थी। तो हम सबको पता है कि एक सॉर्बिट्रेट नाम की एक गोली आती है, और ये गोली जो है वो एक इमरजेंसी मेडिसिन है, मतलब लाइफ सेविंग ड्रग है। तो किसी को भी अगर इस तरह से मतलब हार्ट अटैक आने लगा, मतलब आने वाला है, उसके सिम्टम दिखाई देते हैं, तो उनके मुंह में हमें वो सॉर्बिट्रेट की गोली रखनी चाहिए, ताकि उनकी जान पिछले मतलब आगे 2-3 घंटे के लिए तो कम से कम बच सकती है। तो मैंने अभी लोगों को ये जागरूकता फैलानी शुरू कर दी है कि सबके पास सॉर्बिट्रेट होनी चाहिए, अपने अपने पर्स में होनी चाहिए। मतलब हर एक, मतलब लेडीज और जेंट्स सबने अपने पास 2-2, 3-3 गोलियां अपनी जेब में रखनी चाहिए। घर में भी ऐसे है कि घर में भी 5-6 जगह पे हमें सॉर्बिट्रेट की गोली ऐसी रखनी चाहिए कि इजीली हाथ में आ जाए। तो उसके वजह से क्या है कि किसी को हार्ट अटैक आ रहा है तो उसको हम तुरंत वो गोली दे सकते हैं और उनकी जान बच सकती है। और ये मेरे अभियान की वजह से कई लोगों की जान बच भी गई है, क्योंकि कुछ लोगों ने बताया मुझे कि आपने जैसे बताया था वैसे हमने किया है, और हमने भी वो सॉर्बिट्रेट की गोली हमारे घर में रखी थी, और हमारे किसी को घर में देनी पड़ी और हम उनकी जान उसकी वजह से बच गई है। तो बहुत मतलब जो आपका जो अभियान है वो जीवन से जुड़ा और जीवन के बाद भी जो है वो पुण्य से जुड़ा हुआ है। यहाँ पे आपने जो जिनको हार्ट अटैक आ रहा है उनको वो गोली देकर ये अभियान चलाया कि हाँ, बहुत सारे लोग जो हार्ट अटैक जिनको हो जाता है उससे वो बचे। और बहुत तो बड़ा सस्ती है, 2 रुपए की गोली है सिर्फ। अच्छा, सॉर्बिटेड। अच्छा, सॉर्बिट्रेट।
चलिए, तो इस मंच के माध्यम से ये भी इसके प्रति भी लोग जागरूक होंगे। तो मैं तो बहुत कह रहा हूँ इसमें कि एक स्ट्रिप 40 रुपए के आसपास मिलती है, आप खरीद लीजिए, घर में रखिए, आसपास के लोगों को भी 2-2 गोलियां बांटिए, ताकि पता नहीं कभी आपको भी उसकी जरूरत पड़ सकती है या सामने वाले को भी पड़ सकती है। जी, तो बिल्कुल। ये क्योंकि ये टोटली लाइफ सेविंग ड्रग है। और जी, जी। चलिए विजय जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और आपसे पुनः आग्रह है कि आप पोस्ट पैंडेमिक आप ज़रूर आएं, जब ये सारी जो आपदाएं हैं ये सब समाप्त हों और आवागमन सुलभ हो जाए, तो आप शांति कुंज हरिद्वार और देव संस्कृति विश्वविद्यालय में आप ज़रूर आइए और अपने विचारों से सबको लाभान्वित करिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं अपने परिजनों को, अपने श्रोताओं को अगला जो ज्ञान सभा है उसके बारे में सूचना दूंगी कि अगली ज्ञान सभा में हमारे बीच दिनेश शुक्ल जी आ रहे हैं, जो कि फॉर्मर एग्जीक्यूटिव हैं ERB के, उनसे आप मिलेंगे। तो अब हम अपने कार्यक्रम के समाप्ति पे हैं, और हमेशा की तरह हम कार्यक्रम का समापन शांति पाठ से करेंगे। तो मेरे साथ आप सभी मन में शांति पाठ करेंगे। ओम द्यौ शांति अंतरिक्षं शांति पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांति वनस्पतयः शांति विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वगम शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। धन्यवाद।